हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे और बढ़िया तरीके से सभी लोग अपनी अपनी तैयारी को कर रहे होंगे। तो आपको मेरे चैनल पर डेली ही जीके और जीएस के ये शॉर्ट प्रैक्टिस सेट देखने को मिलते हैं, जो कि सभी महत्वपूर्ण परीक्षाओं के लिए ये सफिशिएंट होते हैं। देखिए कैसे यानी कि कौन कौन सी एग्जाम को इनसे हम टारगेट करते हुए हम अपने एग्जाम को दे सकते हैं। यूपी का एसआई हो गया, एसएससी सीजीएल हो गया, सीएचएसएल हो गया, एमटीएस, जीडी, एनटीपीसी, सीबीटी, सीआईएसएफ, यूपी पुलिस कांस्टेबल, बैंक, पीओ क्लर्क, दिल्ली पुलिस आदि, यानी इन सारे एग्जाम को टारगेट करते हुए हमारी क्लास रहती है, जो कि डेली ही मैं एक प्रैक्टिस सेट लेकर आती हूँ। और इसमें जो प्रैक्टिस सेट में प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे वो सारे के सारे प्रश्न आपको यहाँ पर एनसीईआरटी के बेस्ड पर ही प्रश्न देखने को मिलेंगे। यानी इसमें से हम वही प्रश्न लेकर आते हैं जो कि एग्जाम में पूछे जाने की संभावना इनकी हो सकती है। तो चलिए फ्रेंड, टाइम को वेस्ट ना करेंगे और अपने आज के पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, जिसमें पूछा गया है यहाँ पर, यदि भारत के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों का पद खाली हो तो कार्य कौन करेगा। जब भारत के प्रेसिडेंट हों, ठीक है, और यानी राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों का ही पद रिक्त हो जाता है, उस समय पर जो कार्य है वो कौन करेगा। यहाँ पर देखेंगे अपने ऑप्शंस किसके साथ जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, या फिर महाधिवक्ता, या फिर महान्यायवादी। तो जो इसका सही जवाब है वो है हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 के साथ इसका जाएगा आंसर बिल्कुल करेक्ट। यानी जब दोनों ही पद रिक्त होंगे, राष्ट्रपति का और उपराष्ट्रपति का, उस समय पर राष्ट्रपति के जो कार्य हैं वह कौन करेगा, वह सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश करेगा उस टाइम पर। क्लियर। आगे बढ़ेंगे अपने सेकंड क्वेश्चन की तरफ और देखेंगे इसमें क्या बताया गया है, यानी क्या पूछा है इसमें। इससे पहले हम करेंगे अपने पेन का कलर चेंज, क्योंकि यहाँ पर ग्रीन कलर अब इससे अच्छे से हमें यहाँ पे दिखाई देगा। क्वेश्चन में पूछा है, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की संख्या बढ़ाने का काम कौन करता है। बताइए, जो सर्वोच्च न्यायालय में जो न्यायाधीश होते हैं, जो जज होते, उनकी जो संख्या बढ़ाई जाती है तो वह कौन बढ़ा सकता है। संख्या बताना आपको यहाँ पर। ऑप्शंस देखेंगे एक बार, संसद, राष्ट्रपति, महान्यायवादी, या फिर प्रधानमंत्री। तो जो सर्वोच्च न्यायालय में जो न्यायाधीश होते हैं उनकी जो संख्या है उनको कौन बढ़ा सकता है, वह बढ़ा सकती है पार्लियामेंट, यानी संसद। क्लियर। ऑप्शन नंबर 1 इसका बिल्कुल सही जवाब बनेगा। बढ़ेंगे अपने थर्ड क्वेश्चन की तरफ और देखेंगे ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है यहाँ पर। इस क्वेश्चन में पूछा गया है, भारत में सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाला राज्य कौन सा है। बताइए इसमें से जहाँ पर सबसे अधिक वर्षा दर्ज की गई है अब तक भारत में, भारत के राज्यों में, तो वह कौन सा स्टेट है। लेकिन यहाँ पर स्टेट का नाम नहीं दिया है, यहाँ पर सिर्फ वह जगह की बात हो रही है। तो देखेंगे पहले ऑप्शन से एक बार देख लेते हैं। बीकानेर की बात हो रही है, शिलोंग है, मौसिनराम है, या फिर हैदराबाद है। तो जो इसका आंसर है वह जाएगा ऑप्शन नंबर 3 में, ठीक है, यानी मौसमराम के साथ इसका आंसर जाएगा। और यह जो मौसमराम है वो कहाँ पड़ता है, यह मेघालय की पहाड़ियों पर पड़ता है। ठीक है, कहाँ पर पड़ता है, क्योंकि बंगाल की जो खाड़ी है वो यहाँ से काफ़ी नज़दीक है, इसी वजह से यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा नमी रहती है। और यहाँ पर जो पहाड़ियाँ हैं वो तकरीबन 14 से 91 मीटर की ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ होती हैं। ठीक है, कौन सी, खासी पहाड़ियाँ जिन्हें बोलते हैं। तो इसी तरीके से इसका जो सही जवाब है वो कौन सा गया, ऑप्शन नंबर 3 मौसिनराम, जो कि मेघालय में पड़ता है। बस आपको इतना ही याद रखना है। क्लियर। और यह गिनीज वर्ल्ड ऑफ द रिकॉर्ड में भी यह नाम दर्ज किया गया है बारिश के मामले में। आगे बढ़ेंगे अपने फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। इसमें पूछा है, संविधान के किस भाग को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। संविधान का ऐसा कौन सा भाग है जिसको मैग्ना कार्टा बोलते हैं। ऑप्शंस देखेंगे यहाँ पर, भाग 2, भाग 3, भाग 4, या फिर भाग 5। कौन सा इसका सही जवाब बनेगा बताइए। तो यह बनेगा इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर 3, भाग 3 को हम भारत का मैग्ना कार्टा कहते हैं, यानी उसकी संज्ञा दी गई है। क्यों दी गई है, क्योंकि इसमें मौलिक अधिकारों को रखा गया है, ठीक है, जो कि नागरिकों को प्राप्त हैं, और इसीलिए इसके लिए हम भारत का मैग्ना कार्टा भी बोलते हैं। क्लियर हुआ। आगे बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और देखिए ये भी जान लीजिए, जो मौलिक अधिकार हैं वो कितने हैं, वो 12 से लेकर और अनुच्छेद
35 तक, ठीक है, अनुच्छेद 12 से लेकर अनुच्छेद 35 तक यहाँ पर मौलिक अधिकारों के बारे में बताया गया है। और जो कि विशेष रूप से यहाँ पर लोगों को प्राप्त है ये, और इसीलिए इसे भारत का मैग्ना कार्टा के नाम से इसे संज्ञा दी गई है। आगे बढ़ेंगे अपनी 5th क्वेश्चन की तरफ और देखेंगे ये क्वेश्चन क्या कह रहा है। इसमें पूछा है संविधान लागू होने के बाद हमारे देश के प्रथम राष्ट्रपति कौन बने थे। जब संविधान लागू हो गया, जब कॉन्स्टिट्यूशन लागू हो गया हमारे देश में, उसके बाद जो राष्ट्रपति बने थे, प्रथम राष्ट्रपति की बात हो रही है, तो बताना आपको कौन बने थे। ऑप्शन से एक बार देखेंगे यहाँ पर, जवाहरलाल नेहरू, बाल गंगाधर तिलक, सुभाष चंद्र बोस या फिर राजेंद्र प्रसाद। क्या हो जाएगा इसका सही जवाब। तो यह जो पहले राष्ट्रपति बने थे वह बने थे राजेंद्र प्रसाद, यानी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन नंबर 4 के साथ इसका जो आंसर है वह जाएगा। क्लियर हुआ। और जो इनका कार्यकाल था राष्ट्रपति के रूप में, जितने वर्ष इन्होंने कार्य किया, ये भी कभी कभी पूछा जाता है, तो वह 2 वर्ष तक, ठीक है, कितने वर्षों तक, 2 वर्षों तक इन्होंने राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया था। और ये संविधान सभा के अध्यक्ष भी थे और भारतीय स्वतंत्र आंदोलन के प्रमुख नेता भी थे। और इनके लिए 1962 में, कब, इसे थोड़ा हटाएंगे, ये यहाँ देखेंगे 2 वर्षों तक, ठीक है। और इनके लिए 1962 में, कब, 1962 में इनके लिए भारत रत्न से सम्मानित भी किया गया था। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्ट है, जो कि मैं आपके लिए इम्पोर्टेंट पॉइंट जो है मैं आपको हर किसी क्वेश्चन के साथ बताती चलूँगी, जो मुझे लगेगा कि यहाँ पर इन चीज़ों को भी इसके साथ में बताना चाहिए। आगे आएगा हमारा क्वेश्चन नंबर 6। इसमें पूछा है यूएन के 50 सदस्य देशों द्वारा हस्ताक्षर किस वर्ष किए गए थे। बताइए किस वर्ष किए गए थे। जो संयुक्त राष्ट्र संघ है यूएनओ, ठीक है, तो उसमें जो 50 देश थे, क्योंकि अब तो इसमें काफ़ी ज़्यादा हैं, तकरीबन अब 193 यानी लगभग 193 देश अब इसमें शामिल हो चुके हैं। लेकिन बात हो रही है जब यह स्थापना हुई थी इसकी, ठीक है, तो उस समय पर इसमें टोटल जो 50 देशों ने ही इस पर हस्ताक्षर किए थे। और पूछा है कि यह इसकी जो स्थापना है वह किस वर्ष हुई थी, या फिर इसमें पूछा है कि 50 देशों ने जो टोटल हस्ताक्षर किए थे वह किस वर्ष किए थे। ऑप्शन देखेंगे एक बार, 26 जून 1945, 15 अक्टूबर 1946, 16 अप्रैल 1945 या फिर 4 मार्च 1942। यहाँ पर एक नंबर एक्स्ट्रा है, इसे हम यहाँ से रिमूव कर देंगे इस तरीके से। क्लियर। अब इसका देखिए सही जवाब की अगर बात करें तो इसमें से थोड़ा सा मिसिंग हो गया है आंसर, और जो कि इसका जो आंसर है, वैसे 2 आंसर इसमें से हम कोई सा भी मान सकते हैं, क्योंकि ऑप्शंस जो सन है वो इसमें बिल्कुल करेक्ट है, और जो आगे का जो मंथ है वो यहाँ पर थोड़ा मिसिंग हो गया है। तो हम जैसे कि मान लेते हैं ऑप्शन नंबर 3, 16 अप्रैल 1945। लेकिन यह 16 अप्रैल नहीं रहेगा फिर यहाँ पर, ठीक है, क्या 16 अप्रैल की बात यहाँ पर फिर नहीं होगी। 1945 में ही हुआ था, लेकिन ये होता 25 अक्टूबर, ठीक है, कब हुआ था, 25 अक्टूबर को हुआ था ये। तो एक बार हम यहाँ पर देख लिया, 25 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र को अधिकार पत्र के रूप में 50 देशों ने यहाँ पर हस्ताक्षर किए थे। क्लियर हुआ। अब आगे बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसमें देखेंगे यहाँ पर क्या पूछा गया है। इसमें पूछा है आंतरिक सुरक्षा अकादमी कहाँ पर स्थित है। बताइए आंतरिक सुरक्षा अकादमी कहाँ पर स्थित है। ऑप्शन है हमारे अबू धाबी में, माउंट आबू में, प्रयागराज में या फिर लेह लद्दाख में। तो ये तो ऐसे आ गया, ये जो माउंट आबू है, आंतरिक सुरक्षा अकादमी है, इसकी बात हो रही है। तो ये कहाँ पर लागू है आपको ये बताना है। तो यह लागू है माउंट आबू में, ठीक है। आंतरिक सुरक्षा अकादमी कहाँ पर है, माउंट आबू में ये लागू है। और अगर बात करें कि ये जो आंतरिक सुरक्षा योजना होती क्या है, ठीक है, क्या होती है, तो ये क्या होती है, एक मिनट रुकिए जरा, ये क्या हो रहा है, इसमें थोड़ा सा पेशेंस रखेंगे, अभी क्लास को कंटिन्यू करेंगे हम। आई थिंक अब सब ठीक है यहाँ पर। चलिए
हाँ, तो हम क्वेश्चन नंबर देख रहे थे यहाँ पर 7वां, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन आई थिंक हो चुका है। इसका जो आंसर मैंने भी बोला था वह कौन सा बोला था यहाँ पर आंसर? इसका आंसर बोला था मैंने माउंट आबू, यानी इसका सेकंड बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 8। इसमें देखिए पूछा है लिखित संविधान की अवधारणा ने कहाँ जन्म लिया। ठीक है, ये जो लिखित संविधान है इसकी अवधारणा है, ये सबसे पहले कहाँ से शुरू हुई है, जन्म कहाँ से लिया, किसने कहाँ किस देश से लिया। देखेंगे अपने ऑप्शन यहाँ पर संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, ठीक है, जिसे USA भी बोलते हैं, USA, ठीक है, इसी को USA बोलते हैं, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, सोवियत संघ, दक्षिण अफ्रीका या फिर ऑस्ट्रेलिया। तो कहाँ से जन्म लिया था? इसका जो सही जवाब है वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका USA। ठीक है, ये यहाँ से ही जो लिखित संविधान है उसकी अवधारणा ने जन्म लिया था। क्लियर? आगे बढ़ेंगे अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। इसमें पूछा है यहाँ पर निम्न में से गंगा की पहली सहायक नदी कौन सी है? बताइए यहाँ पर पहली सहायक नदी कौन सी है? ऑप्शंस हमारे यहाँ पर महानदी हो गया, रामगंगा हो गया, गोदावरी या फिर घाघरा। तो इसका भी सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, घाघरा। क्लियर? फिर बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। जिस क्वेश्चन में मुझे लगेगा कि यहाँ पर हमें थोड़ा इसके बारे में समझाना चाहिए, वहाँ पर हम क्वेश्चन के बारे में थोड़ा अच्छे से डिटेल में बात करेंगे। आता है, इसमें पूछा है इनमें से कौन सी कार्यपालिका का सदस्य नहीं है? इनमें से कौन है जो कि कार्यपालिका का सदस्य नहीं है, आपको बताना है। ऑप्शन से एक बार देखेंगे, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या फिर स्पीकर। तो देखिए राष्ट्रपति हो गए, ठीक है, ये भी कार्यपालिका के सदस्य हुए, उपराष्ट्रपति भी कार्यपालिका के सदस्य हैं, प्रधानमंत्री भी कार्यपालिका के ही सदस्य हैं, और ये जो स्पीकर है यानी ऑप्शन नंबर 4 है, यह कार्यपालिका के सदस्य नहीं माने जाएंगे। आगे बढ़ेंगे अपने पंजाब के निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण नदी कौन सी है? बताइए। जो पंजाब है उसके विकास के निर्माण में यानी उसमें जो सबसे ज्यादा यूज में आती है नदी, वह नदी का नाम बताना आपको। सिंधु नदी हो गया, सतलुज नदी हो गया, चिनाब नदी या फिर रावी नदी। कौन सी नदी है? इसका सही जवाब देखिए क्या हो जाएगा यहाँ पर। तो इसका सही जवाब जा रहा है ऑप्शन नंबर 1 के साथ में, यानी सिंधु नदी के साथ में इसका आंसर जाएगा। यह नदी जो है वह आर्यों की सभ्यता का विकास हुआ था। यहीं पर इस नदी के किनारे ही आर्यों की सभ्यता का विकास हुआ था। उस समय इस भूखंड का नाम सप्त सिंधु अर्थात 7 नगरों का देश था, सिंधु घाटी सभ्यता के टाइम पर, और अभी इसे सिंधु नदी के बोलते हैं, और ये पंजाब में स्थित है। क्लियर हुआ? आगे बढ़ते हैं अपने 12। ठीक है, अच्छा एक क्वेश्चन और आता है कि पंचनद के नाम से किस शहर को जाना जाता है? क्या आपको इसका आंसर पता है? तो पंचनद के नाम से पंजाब को जाना जाता है, क्योंकि यहाँ पर 5 नदियों का यहाँ 5 नदियां बहती हैं। ठीक है, और कौन कौन सी नदियां, ये इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। अगर आपको इसका आंसर पता है तो आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइए कि पंचनद के तहत कौन कौन सी 5 नदियां आती हैं। अच्छा, फिर आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 12। इसमें क्या पूछा है? यहाँ पूछा है विश्व की सबसे बड़ी नदी का नाम बताइए। हम भारत की बात करें तो भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी हो जाएगी? वह हो जाएगी हमारी गंगा नदी। ठीक है, भारत की सबसे बड़ी नदी गंगा, सबसे बड़ी या फिर सबसे लंबी नदी गंगा हो गई। अब अगर हम बात करें कि विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, तो इसका आंसर आपको बताना है। ऑप्शन देखिए एक बार, यहाँ पर गंगा नदी हो गया, नील नदी हो गया, अमेजन नदी हो गया या फिर मेघना नदी हो गया। ठीक है, तो कौन सी हो जाएगी? इसका सही जवाब जा रहा है ऑप्शन नंबर 2 के साथ में। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, नील नदी। नील नदी जो है वह विश्व की सबसे बड़ी नदी है। फिर आता है 13वां क्वेश्चन। इसमें क्या पूछा है? देखिए यहाँ पर इसमें पूछा है, यहाँ पर पूछा गया है किस नदी को बूढ़ी गंगा के नाम से जाना जाता है? बताइए किस नदी को बूढ़ी गंगा के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन से यहाँ पर हमारे गोदावरी नदी, दामोदर नदी, महानदी या फिर कावेरी नदी। कौन सी नदी है जिसको बूढ़ी गंगा के नाम से जानते हैं? तो देखिए यह जो नदी है वह हो जाएगी हमारी
गोदावरी नदी, यानी ऑप्शन नंबर 1 के साथ इसका आंसर हो जाएगा बिल्कुल क्लियर। और ये जो नदी है वह महाराष्ट्र के त्र्यंबकेश्वर से निकलती है, ठीक है, और इसी को बूढ़ी गंगा के नाम से जानते हैं। और गंगा के बाद देश की यह दूसरी सबसे लंबी नदी है। अगर सबसे लंबी नदी की बात करें तो मैंने बता दिया सबसे लंबी नदी हमारे भारत की कौन सी हो गई, वह हो गई गंगा नदी। और अगर सेकंड नंबर पर बात करें देश की दूसरी सबसे लंबी नदी तो वह हो जाएगी हमारी गोदावरी नदी। क्लियर हुआ इतना? चलिए, अच्छा एक चीज और बताइए, आप लोग बोलते हैं कि दक्षिण भारत की गंगा, ठीक है, एक नदी है जिसे दक्षिण भारत की गंगा के नाम से जानते हैं, तो वह नदी कौन सी है? वह नदी हमारी कावेरी नदी। इसके लिए दक्षिण भारत की गंगा के नाम से जाना जाता है। कहाँ से निकलती है? ये कर्नाटक, तमिलनाडु और कर्नाटक में बहने वाली नदी है, जो कि पश्चिम घाट के पर्वत ब्रह्मगिरी से है निकलती है। और इस नदी को दक्षिण भारत की गंगा भी कहा जाता है। क्लियर हुआ इतना? इतनी चीजें आपको अच्छे से समझ में यहाँ पर आ रही होंगी, ठीक है। चलिए, और इसके लिए हाँ वो तो बता दिया मैंने। फिर आता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। यहाँ देखिए क्या पूछा है, यहाँ पर पूछा है, मतलब कुछ क्वेश्चन यहाँ पर आपको बहुत ज्यादा सिंपल भी देखने को मिलेंगे और कुछ क्वेश्चन काफी टफ हैं, और कुछ मिलाकर जो इसका जो इस प्रतिशत का जो लेवल है जो इसका, ठीक है, ये जो इसका लेवल है वो मतलब मैंने मिनिमम ही रखा है, ना मैक्सिमम है ना ही मिनिमम, बीच में है इसका लेवल, ठीक है। तो यानी सारे तरह के क्वेश्चन यहाँ पर ऐड करने चाहिए, क्योंकि देखिए क्वेश्चन यहाँ पे छोटा है कि भारत में सर्वप्रथम सूर्य कहाँ होता है, लेकिन इसको वह बड़ा करके भी पूछ सकते हैं अपने तरीके से। काफी चीजें इसमें ऐड करके इस क्वेश्चन को बड़ा करके भी पूछ सकते हैं। तो आपको चीजें समझनी होंगी, समझने के हिसाब से हमने यहाँ पर चीजों को ऐड करा है। तो यहाँ पूछा कि भारत में सर्वप्रथम सूर्य कहाँ होता है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि इतने क्वेश्चन सिंपल नहीं आते, लेकिन इतने सिंपल क्वेश्चन भी आते हैं एग्जाम में। और आप ये देख लीजिए, ठीक है, कोई भी आप एग्जाम उठाकर देख लीजिए, उसमें सारे क्वेश्चन आपको टफ नहीं मिलेंगे, हर तरह के क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। और यह प्रश्न भी आया हुआ प्रश्न है, आयोग के द्वारा पूछा गया प्रश्न है कि भारत में सबसे पहले सूर्य का उदय कहाँ होता है। यह पिछली जो यूपी पुलिस की भर्ती हुई थी उसमें यह पूछा गया क्वेश्चन था ये। तो इसमें देखिए ऑप्शन हमारे अरुणाचल प्रदेश से निकलता है, गुजरात से निकलता है, राजस्थान से या फिर नागालैंड से। कहां से होता है सूर्य का उदय भारत में सबसे पहले? तो जो सबसे पहले उदय होता है वह राज्य है हमारा अरुणाचल प्रदेश, यानी ऑप्शन नंबर 1 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर यहाँ पर बनता है। देखिए अरुणाचल प्रदेश में एक डोंग घाटी है, ठीक है, क्या है? डोंग घाटी है अरुणाचल प्रदेश में। और उसी डोंग घाटी में यहाँ एक गांव है जिसका नाम है डोंग, ठीक है, डोंग घाटी है। और उसी डोंग घाटी में डोंग नाम का एक गांव है, और इस गांव में सबसे पहले सूर्य का उदय होता है, ठीक है, यहीं पर सबसे पहले सूर्य का उदय होता है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि सुबह 4 बजे, ठीक है, सुबह के 4 बजे यहाँ पर सूर्योदय हो जाता है, और करीब शाम के 4 बजे तक यहाँ पर सूर्यास्त भी होने लगता है। तो 4 AM यहाँ पर सूर्य उदय हो जाएगा और 4 PM यहाँ पर सूर्य अस्त यहाँ पर होने लगता है। क्लियर हुआ? और ये गांव धरती से करीबन 1240 मीटर की ऊंचाई पर ये स्थित गांव है, ठीक है। देखिए राइटिंग आप लोग इग्नोर कीजिए, क्योंकि मतलब मार्कर नहीं है, तो मैं हाथों से लिखती हूँ। अभी मेरे पास इतनी ज्यादा सुविधाएं उपलब्ध नहीं है, तो मतलब बहुत ही वही चीजें हमारे पास जिससे थोड़ा बहुत हमारा काम चल जाता है। आप लोगों को तो हम इतनी अपनी मेहनत करके इन सब चीजों को लेकर आते हैं, तो राइटिंग को थोड़ा आप लोग इग्नोर कर सकते हैं, क्योंकि आप समझ सकते हैं पेन पर एक हाथ से लिखना मतलब उंगली से तो थोड़ा ही अजीब तो राइटिंग थोड़ा आएगा, बट आप लोग इतना तो इग्नोर कर सकते हैं। फिर चलिए अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 में। और फिर हमारा क्वेश्चन नंबर 15 यहाँ पूछा है, विंध्याचल पर्वत एवं सतपुड़ा पर्वत के बीच से होकर कौन सी नदी गुजरती है? बताइए। विंध्याचल पर्वत और सतपुड़ा पर्वत, इन दो पर्वतों के बीच से होकर जो नदी गुजरती है उसको बताना है। ऑप्शन हमारे नर्मदा नदी हो गया, कावेरी नदी हो गया, गोदावरी या फिर कोयना नदी। कौन सी नदी है जो कि इन दो पर्वतों के बीच से होकर गुजरती है? वह हो जाएगी नर्मदा नदी, यानी ऑप्शन नंबर 1 इसका बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ये इन दो पर्वत श्रृंखलाओं के बीच में बहती है।
फिर आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में देखिए क्या पूछा है यहाँ पर। यहाँ पूछा है इन्होंने निम्न में से किस राज्य से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है। ऐसा कौन सा स्टेट है यहाँ से तो कर्क रेखा जहाँ से नहीं गुजरती है। एक ट्रिक है इसको याद करने की, मित्र पर गमता झार, ठीक है। मी से हो गया मिजोरम, त्रा से हो गया त्रिपुरा, पा से हो गया पश्चिम बंगाल, रा से हो गया राजस्थान, गा से हो गया गुजरात, मा से हो गया मध्य प्रदेश, छा से हो गया छत्तीसगढ़ और झा से हो गया झारखंड और रा से हो गया राजस्थान। इतने सारे देश हो गए जिनसे होकर कर्क रेखा गुजरती है। तो आप लोग बताइए हमने इसमें किस स्टेट की बात नहीं करी। तो जिस स्टेट की बात नहीं है यहाँ पे वो हो जाएगा हमारा तमिलनाडु और यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। फिर आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 17। यहाँ पर क्या पूछा है, यहाँ पर पूछा गया है कि भारत का सबसे लंबा नेशनल हाईवे कौन सा है। बताइए भारत का जो सबसे लंबा नेशनल हाईवे है उसकी बात हो रही है। ऑप्शन हमारे NH44, NH30, NH24 या फिर NH36। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। NH44 जो है वो भारत का सबसे लंबा राजमार्ग है। ये कहाँ से स्टार्ट होता है, यह सबसे ऊपर कश्मीर के श्रीनगर से स्टार्ट होता है। जैसे कि देखिए ये हो गए 4 स्टेट हमारे, ठीक है। तो और ये शुरू कहाँ से होगा, ये देखिए इस तरीके से, इस तरीके से, ठीक। तो देखिए थोड़ा सा यहाँ से एक्स्ट्रा पार्ट जो है वो थोड़ा रिमूव करेंगे। अब देखिए ये हो गया हमारा जम्मू कश्मीर। तो यहाँ जम्मू कश्मीर के श्रीनगर से ये आरंभ होता है और फिर तमिलनाडु के लास्ट में आकर ये कन्याकुमारी पर, ठीक है, कन्याकुमारी में ये समाप्त होता है। तो यह भारत का सबसे लंबा नेशनल राजमार्ग से का दर्जा इसे दिया गया है। क्लियर हुआ। अब आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 18। इसमें क्या पूछा है, देखिए इसमें पूछा गया है चीन का शोक कौन सी नदी को कहा जाता है। ये भी क्वेश्चन बनते हैं कि किस नदी को किस देश का या फिर किस राज्य का शोक कहते हैं। तो ये तो आपको पता होनी ही चाहिए। ऑप्शन देखिए एक बार यहाँ पर हुंगहो नदी हो गया, मेक नदी हो गया, मेघना नदी या फिर पद्मा नदी हो गया। क्या हो जाएगा इसका सही जवाब, तो ये हो जाएगा हुंगहो नदी, ठीक है। इसको चीन का शोक के नाम से इस नदी को जानते हैं। अगर हम बात करें, अगर आपसे कोई पूछे कि असम की शोक नदी कौन सी है या फिर किस नदी को असम की शोक नदी के नाम से जानते हैं, तो वो हो जाएगी हमारी ब्रह्मपुत्र नदी, ठीक है। और अगर एक भारत की अगर हम बात करें, भारत की शोक नदी कौन सी है, तो वह हो जाती है कर्मनाशा, ठीक है, कर्मनाशा, कर्मनाशा, इतना काफी है। कर्मनाशा नदी जो है वह भारत का शोक इसे कहते हैं। यह वाराणसी, उत्तर प्रदेश, आगरा, बिहार, ठीक है, इन सारे जिलों में बहुत इसे मतलब ये नदी इसे अपवित्र माना जाता है, ठीक है। और इस नदी का जो उद्गम होता है वह कहाँ से हो जाता है, वह होता है कैमूर से, ठीक है। कैमूर से इस नदी का उद्गम होता है और ये बक्सर के समीप गंगा में फिर ये विलीन हो जाती है, उसमें आकर फिर ये मिल जाती है, ठीक है। क्लियर हुआ, इतनी चीजें। और एक और अगर पूछे, अगर कोई पूछे कि बंगाल का शोक किसे बोलते हैं, तो वह होती है दामोदर नदी। और बिहार का शोक ये तो सभी को पता होगा, बंगाल का शोक दामोदर और कोसी को बिहार का शोक कहते हैं, ठीक है। यानी ऐसा होना चाहिए कि अगर एक कोई क्वेश्चन पूछे तो उससे संबंधित बहुत सारी चीजें हमारे दिमाग में एकदम से याद आ जाए हमें फटाक से में। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 19। इसमें पूछा यहाँ पर दुनिया की छत कहा जाता है, किसे कहा जाता है दुनिया की छत। ऑप्शन देखिए यहाँ पर पामीर का पठार हो गया, थार का मरुस्थल हो गया, गोबी मरुस्थल हो गया या फिर शोभन पठार हो गया। किसको बोलती है दुनिया की छत, तो ये हो गया हमारा पामीर का पठार, यानी ऑप्शन नंबर 1, ठीक है, जो कि तिब्बती पठार है। इसे तिब्बती पठार भी बोलते हैं और इसी को पामीर का पठार भी बोलते हैं। तो ये विश्व की छत के रूप में इसे जाना जाता है क्योंकि यह ऊंचाई पर है, ठीक है। क्यों है, क्योंकि यह ऊंचाई पर है, इसलिए इसे दुनिया की छत कहते हैं। फिर आता है हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। इसमें देखिए क्या पूछा है, यहाँ पूछा है यहाँ पर फैजाबाद को अब किस नदी के नाम से जाना जाता है। तो फैजाबाद जो है इसे देखिए रामायण काल में फैजाबाद का नाम जो था वह था साकेत, ठीक है। इसे साकेत नगरी के नाम से जानते थे पहले, ठीक है। रामायण में आपने इसका, अगर आपने रामायण पढ़ी है तो आपने इसका जिक्र भी अच्छे से सुना होगा। तो रामायण काल में इसे साकेत बोलते थे, फिर इसका नाम जो था वह फैजाबाद कर दिया गया
और ये जो अयोध्या नगरी है वो फैजाबाद जिले में ही आती थी। ठीक है, एक अयोध्या नगरी है जहां पर हमारे श्री राम प्रभु का मंदिर है, तो वह नगरी फैजाबाद के ही जिले के अंदर आती थी, इसीलिए इस जिले का नाम भी बदलकर अयोध्या ही कर दिया गया। क्लियर हो? तो ये थी हमारी आज की क्लास, जिसमें हमने आपको यहाँ पर पूरे 20 प्रश्नों को हमने सॉल्व करवाया और उनके आंसर भी दिए। उम्मीद है आपने भी इनमें काफी सारे आंसर सही किए होंगे और आपका स्कोर भी इसमें काफी अच्छा रहा होगा। और अगर आप चाहें अपने स्कोर हमारे साथ शेयर करें तो कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं। बाकी कैसी है आपको हमारी क्लास, ये भी आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अपने दोस्तों के साथ भी हमारी वीडियो को शेयर कीजिए, व्हाट्सएप पे हर जगह हमारी वीडियो को फैला दीजिए और थोड़ा सपोर्ट बनाए रखिए आप लोग। हम आपके लिए बहुत ही मेहनत से ये सारी चीजें मतलब प्रैक्टिस आउट और ये कंटेंट वगैरह आपके समक्ष लेकर आ रहे हैं, तो उसी तरीके से आप लोग भी अपना सपोर्ट हमारे साथ बनाए रखें और ऐसे ही हम आपके लिए डेली प्रैक्टिस आउट लेकर आते रहेंगे। और मिलते हैं एक नई क्लास के साथ। अब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।